नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी चैप्टर के बारे में। आवर्त सारणी में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, आवर्त सारणी के संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए थे, नियम दिए थे, और नियमों के बारे में जाना था, और मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है ये जाना था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि वो हाइड्रोजन के स्थान को नहीं बता पाए थे, समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है, अक्रिय गैसों के बारे में नहीं बता पाए थे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी है उनका स्थान जो है उसको निश्चित नहीं कर पाए थे, रेडियोएक्टिव तत्व जो होते हैं कि ये कहाँ पे होते हैं। ये चार कमियां मेंडलीव की आवर्त सारणी की रहती हैं, इनके बारे में वो सही तरीके से नहीं बता पाए। तो इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए जो मोजले, हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना एक आवर्त सारणी दी, अपनी एक आवर्त सारणी दी थी, जिसका नाम, जिसको हम आजकल पढ़ते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, आधुनिक आवर्त सारणी पड़ा है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है अभी तक जो पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो हम मोजले नाम याद रखा है हमें। लास्ट में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मोजले मतलब हमेशा ये मौज में रहता था, इसका पूरा नाम है हेनरी मोजले। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो दी थी। लेकिन अगर इसको बात करें कि इस आवर्त सारणी को बनाया किसने था, निर्मित किसने किया था, तो रैंक और वर्नर ने, है ना। निर्मित किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत कम जगह पर पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखना। निर्मित किसने की थी, रैंक व वॉर्नरे, वार्नर, सॉरी वार्नर नहीं है, वार्नर। तो खोज किसने की थी इसका, इसने किया था हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी कि भाई आवर्त सारणी जो है वो इस प्रकार से होगी। किस सिद्धांत पर दी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी वैज्ञानिकों को लेकर डिस्कस करते हैं। लेकिन इस आवर्त सारणी को बनाया किसने था, निर्मित किसने किया था, तो निर्मित किया था रेंग व वार्नर नामक वैज्ञानिक ने इसको निर्मित किया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि अभी तक हम आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर जो सुनते आते हैं वो सिर्फ हेनरी मोजले नाम ही सुनते हैं। अब हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि निर्मित किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, हेनरी मोजले ने कहा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से इसकी तुलना की थी, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है, वहीं पर इसने क्या किया था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार नहीं बल्कि वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था इन्होंने कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये इन्होंने नियम दे दिया था। ठीक है, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वापस इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इसको अच्छे से समझ लिया था। आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक परिवर्तित होगा, तत्व का परमाणु क्रमांक परिवर्तित होगा, वैसे वैसे उसके भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनमें परिवर्तन आएगा। ये बात किसने कही थी, आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर यह बात कही जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी जो इन्होंने बनाई थी, हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, वैसे हम सभी को पता है जो हम आजकल देखते आ रहे हैं वो हमारी कौन सी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा होता है एस ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारा डी ब्लॉक, और नीचे इसमें यहां पे होता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये इसकी रूपरेखा है। इसमें दो चीजें होती हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको मेंडलीव ने, सॉरी इसने हेनरी मोजले ने दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो आवर्त के रूप में और एक वर्ग के रूप में। ठीक है, आवर्त और वर्ग के रूप में बांट दिया गया था। तो ये चीज क्या होती है हम इसके बारे में जानते हैं अच्छे से कि आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, वर्ग के दो तीन नाम है, आवर्त को हम पीरियड भी कहते हैं इंग्लिश में, वर्ग को हम या तो वर्ग कह सकते हैं या कहीं कहीं पर इसको समूह कह सकते हैं। समूह किसको कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हेनरी मोजले ने ये जो आधुनिक आवर्त सारणी जो दी थी उनको दो भागों में बांट दिया गया था।
ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। उन्होंने कहा था कि कुछ तो इसमें खड़ी लाइन में व्यवस्थित हैं कुछ तत्व, और कुछ तत्व जो है वो आड़ी लाइनों में व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो आवर्त की उन्होंने जो संख्या बताई थी हेनरी मोजले के आधार पर, ठीक है, आवर्त जो संख्या बताई थी 7 होती है और इनकी संख्या बताई थी 18 होती है। मतलब ये जो आड़ी लाइन है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लाइन्स। ठीक है, हम इनको क्या कह सकते हैं? आड़ी लाइन है, आड़ी रेखाएं, ठीक है, या इनका दूसरा मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी, इनको हम दूसरा क्या कह सकते हैं? क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं आवर्त सारणी जो आड़ी लाइन होती हैं, उन्होंने उसको क्या कहा था? आवर्त कहा था, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो खड़ी लाइनें जो होती हैं, ठीक है, खड़ी लाइनें जो होती हैं, खड़ी लाइनें या जिनको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उनको क्या कहा था उन्होंने? वर्ग समूह या ग्रुप कहा था, जिनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो यूं कह सकते हैं कि आवर्त सारणी जो है इसको हेनरी मोजले ने कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था, इस प्रकार से वर्ग और आवर्त के रूप में। समझ में आ गया? वर्ग और आवर्त क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? ठीक है, अब वर्ग तो ठीक है, वर्ग कौन से होंगे? ये वाले, है ना, तो इस प्रकार से एस ब्लॉक में 2 होते हैं, फिर इसमें 6 होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी, आज हम इसका पूरा अच्छे से पढ़ने वाले। तो ये जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, जिनकी संख्या 18 होती है, और आवर्त होते हैं 7, है ना। तो ये जो आवर्त है इनका अलग अलग नाम रखा गया था, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे ऊपर का जो आवर्त होता है, आवर्त 1, इसको, ठीक है, वो उसमें 2 तत्व होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं, फिर 18 18 32, वो सारी चीजें जादुई संख्या जो हमने पढ़ा था ना, 2 8 18 32, उसी आधार पर। तो उससे रिलेटेड और थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अभी तक यहां तक समझ में आ गया? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर है। उन्होंने आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा था, वर्ग और आवर्त के रूप में। अब आवर्त के बारे में थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कि कितने कितने तत्व होते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है, और उन आवर्तों का नाम क्या रहता है ये जान लेते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं, काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ चीजें मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी मैं ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा ना, क्योंकि सोच सोच के वो ट्रिक्स निकल के आती हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इस क्लास में, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आवर्त सारणी से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं, जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज आज हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ओके, हाँ, तो सबसे पहले काम करते हैं, बेसिक से एक आवर्त सारणी बना लेते हैं, आउटलाइन जिसकी बना लेते हैं। आवर्त सारणी तत्व हैं उनको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। सपोज करो ये हमारी कोई ये है ही है, आवर्त सारणी है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? एस ब्लॉक आता है। अभी हम तत्व की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। अब क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ना, उनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगा। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि जब पिछली चीजें हमें पता होंगी तभी हम आज की इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक चीज तो ये पता है कि जो ब्लॉक होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये BLOCK मैंने जो लिखा है ये दिख रहा है कि नहीं? देखिए एक बार, ओके, दिख रहा है ना। तो ब्लॉक जो होते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 6, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका रिवीजन करवा रहा था। अब ये जो 7 आवर्त होते हैं, कौन कौन सा? पहला आवर्त, यहाँ पे मैं आवर्त लिखेंगे हम, आवर्त। ठीक है, सबसे ये हमारा हो गया पहला आवर्त। आवर्त सारणी को यहां तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीलियम आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। तो पहला आवर्त हमारा ये हो गया। ठीक है, पूरा खाली है बाकी। ठीक है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, 5,
6 और 7, ये होते हैं हमारे 7 आवर्त होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें तत्वों की संख्या में, उल्टा चल रहा हूं, इधर चलूंगा मैं, है ना। आवर्त हो गया, आवर्त के बाद हम बात करें इसमें तत्वों की संख्या, किसमें कितने कितने तत्व आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आवर्त है, ठीक है, इसमें आपको संख्या याद रखनी है 2, 8, 18, 32, ये अपूर्ण है, ठीक है। क्या संख्या याद रखनी है 2, 8, 8, 18, 32, इसमें आगे 54 आता है, ठीक है, लेकिन ये अपूर्ण है, आप लिख लीजिए भले। 2, 8, 8, 18, 32 याद रह जाएगा। पहले आवर्त में ये क्या है, इनके तत्वों की संख्या है। पहला जो आवर्त होता है उसमें तत्व 2 ही होते हैं। कैसे 2 होते हैं, एक तो हाइड्रोजन होता है सबसे फर्स्ट में, हाइड्रोजन, हालांकि बीच में ये आवारा तत्व ध्यान रखना, मेंडेलीफ हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाए थे और ये हेनरी मोजले भी नहीं बता पाए थे। तो आवर्त सारणी में आवारा तत्व घोषित कर दिया गया था हाइड्रोजन को, लेकिन फिर भी इसको हम एस ब्लॉक में मानते हैं, ठीक है। तो पहले एस आता है, फिर हाइड्रोजन और हीलियम आता है। तो ये पहला आवर्त है जिसमें सिर्फ 2 तत्व आते हैं। उसके बाद दूसरा आवर्त है, अब दूसरे आवर्त में क्या होता है, एस ब्लॉक में हमेशा 2 तत्व आते हैं, ध्यान रखना, 1s1 1s2, है ना। पी में हमेशा 6 आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। डी में हमेशा 10 तत्व आते हैं और इसमें हमेशा 14 आएंगे, ठीक है। अब देखो पहला आवर्त है, इसमें 2 तत्व आएंगे। दूसरा आवर्त जो है इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक काउंट होता है। तो एस ब्लॉक में कितने आते हैं 2, पी में कितने आते हैं 6 और 2 कितने हो गए 8। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व आएंगे कुल। तीसरा आवर्त भी यही होता है, ठीक है, हम सारणी बनाएंगे तब और देख लेंगे। तो इसमें 2 और 6 8, तो यहाँ आ गया। चौथे आवर्त में क्या आता है, डी ब्लॉक में बीच में आ जाता है। तो 2 और 10 12, 12 और 6 18। तो चौथे आवर्त में टोटल 18 तत्व आएंगे। उसी प्रकार से पांचवें आवर्त में 18 आते हैं। फिर छठे आवर्त में इसमें लेंथेनॉइड तत्व आ जाते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी आती है, जिनको यहां से उठा के यहां रख दिया गया था, है ना, जिसको हम एफ ब्लॉक के रूप में जानते हैं। और सातवां आवर्त जो है वो अधूरा है, उसमें एक्टिनॉइड श्रेणी आती है, जिसको यहां से उठा के यहां रख दिया था। तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, मैं आपकी नॉलेज के लिए ज्यादा चीज बता रहा हूँ, जो की पॉइंट है वो याद रखना है कि आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं, उनमें कितने कितने तत्व आते हैं, इनको हम जादुई संख्याएं कहते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, 2 8 8 18 18 32, इनको हम क्या कहते हैं, जादुई संख्याएं कहते हैं, ठीक है, पहली बात तो। अब दूसरी चीज आती है कि ये जो 7 आवर्त हैं इनके नाम क्या रहेंगे। ये जो 7 आवर्त होते हैं इनके नाम क्या रहते हैं, ठीक है। तो नाम के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहां देखेगा कि नहीं, मैं अलग से बना देता हूं उसको। ये तो हो जाएगा आज, आवर्त सारणी अच्छे से हो जाएगी ना। तो क्या है कि केमिस्ट्री मानो निपट गई अच्छे से, अगर क्लियर कर ली तो, है ना। और इसको कोशिश एक और करना, आपके जो स्टडी टेबल है, मैं हर बार इस चीज को कहता हूँ आपको, स्टडी टेबल जो है जहाँ पे है, जिस रूम में है, जिस भी रूम पे है, तो वहां पे क्या करना है भूल गया, आवर्त सारणी लगा देनी है आपको, ठीक है। आवर्त कौन कौन सा है, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आवर्त है, ओके। उसके बाद क्या आता है, क्या बात कर रहे थे, तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 8, अच्छा पेन चेंज कर दें आपको थोड़ा सा सही दिख जाएगा। 2 8 8 18 18 32 और 54, या इसको रहने दो, अपूर्ण नहीं है ना, अपूर्ण लिखना सही नहीं है, ओके। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि इन आवर्तों का नाम क्या रहता है ना, नाम जो हमने पढ़ा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, तो इनके नाम क्या रहते हैं। तो पहला आवर्त जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो प्रथम आवर्त जो होता है वो अति लघु आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अति, बहुत ही छोटा, अति लघु आवर्त, ठीक है। पहला आवर्त जो है बहुत छोटा है, उसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त जो है, ये दोनों, पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा, इनको हम लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु आवर्त, ठीक है, दूसरा तीसरा। और उसके बाद में चौथा और पांचवा जो आवर्त है, ठीक है, उसको दीर्घ आवर्त कहते हैं। चौथा और पांचवा इसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, ये बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद में छठवां आवर्त जो होता है वो अति दीर्घ है,
छठवां आवर्त अति दीर्घ, और सातवां आवर्त जो है ये हमारा कैसा है, अपूर्ण आवर्त है। आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिएगा, है ना। सातवां आवर्त जो है वो कौन सा होता है, अपूर्ण आवर्त होता है। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, समझ में आ गया। तो ये चीज है जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है आवर्त सारणी के बारे में। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं। ये चीज तो अब हमारे लिए एक बचपने वाली बात हो गई है ना। अब इसके पे हम ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं कि आवर्त और वर्ग कितने होते हैं। अब हमें थोड़ा सा और एडवांस बनना है, थोड़ी सी और अंदर डीपली नॉलेज लेनी है कि पहला आवर्त में कितने तत्व आते हैं, दूसरे में कितना आते हैं, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा उनके आवर्तों के नाम क्या है, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो पहले आवर्त को हम, क्योंकि दो तत्व आते हैं, वो छोटा है, अति लघु आवर्त कहेंगे। दूसरा आवर्त जो है, दूसरा और तीसरा दोनों में समान तत्व आते हैं, तो इसको हम लघु आवर्त कहते हैं। चौथा और पांचवें में समान तत्व आते हैं, इसलिए हम इसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक है। फिर उसमें बाद अति दीर्घ, और उसके बाद में सातवां आवर्त जो है वो अपूर्ण है, तो इसको कहते हैं ना। अब इसके अलावा और क्या चीजें आपको याद रखनी है, वो देख लेते हैं कि 6 और 7th आवर्त जो है, ये आवर्त जो है इनमें क्या होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी आती है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी आती है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ये मेटल है ना। सपोज करो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है, इसको रख दूंगा तो यहाँ से रखा रखा ये विकिरण है ना, जो रेज को उत्साहित करता है। जैसे एक्सरे वगैरह होती है ना, तो रखी रखी यहाँ के किरणें को निकालेंगे, ये होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। किरणें निकालते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ऊष्मा निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। सातवां आवर्त अपूर्ण है, अभी तक इसकी पूरी खोज नहीं की गई है ना। एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी थी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें अभी तक कुल जो तत्व खोजे गए हैं, कुल खोजे गए तत्व जो हैं वो 109 है, ठीक है। अभी तक आधुनिक आवर्त सारणी में जो खोजे गए तत्व हैं वो 109 हैं, लेकिन 105 तत्वों के बारे में ही हम अच्छे से अभी तक जान पाए हैं, ठीक है। 105 तत्वों के बारे में अच्छे से जान पाए हैं, कुल खोजे गए 109 तत्व हैं। तो जो खोज लिए गए हैं वो तत्व, उनके बाद में जो तत्व ऐसे जो खोज तो लिए गए लेकिन उनके बारे में सारी जानकारी नहीं है। तो उनको, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी तत्व हैं उनको हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, ठीक है। ये 100 तक तो खोज लिए गए हैं, 100 मान लीजिए, 100-105 तक अच्छे से। इसके बाद भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो खोज तो लिए गए हैं लेकिन उनका नाम अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इसका नाम क्या रखें। तो उनका जो नाम है वो 100 तत्व के आधार पर ही रखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि 100 से आगे वाले जो तत्व हैं उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये ध्यान ये रखना है कि जब आधुनिक आवर्त सारणी खोजी गई थी या जब बनाई गई थी तो उस समय तक 109 तत्वों की खोज कर ली गई थी, जिनमें से 105 तत्व जो हैं उनके बारे में अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया जा चुका था, ठीक है। चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बात करने वाले हैं कि दीर्घ आवर्त सारणी इसको हम कहते हैं ना, दीर्घ आवर्त सारणी भी इसको कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घ आवर्त सारणी जो है ये किन किन के बारे में बता पाई और किन किन के बारे में नहीं बता पाई, है ना। मतलब इसने किन चीजों को दूर किया, किन कमियों को दूर किया, और इसमें कौन कौन सी और कमियां रह गई थी, ये समझ आ गया अच्छे से। बहुत अच्छा, चलिए ओके। पेन कॉपी लेके बैठा करो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा लिखते हुए चलो साथ में। उससे क्या है कि आपको एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका ध्यान जो है वो क्लास में ही रहेगा, है ना। और अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो वैसे तो मोबाइल से पढ़ो तो स्क्रीन को फुल कर लिया करो, आरडी कर लिया। उससे क्या है, नीचे कोई भी सॉन्ग वगैरह कुछ भी आ रहा तो वो दिखेगा नहीं, तो मैंड हमारा भटकेगा नहीं। वरना नीचे आ रहा है कोई सा भी सॉन्ग आ गया, काला तेरा कौन सा चल रहा है आजकल, गाने चल रहे हैं आजकल बहुत, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं गाने भी, ठीक है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो वो आते तो फिर मन करता है ये देखने का, उम्र ही ऐसी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किन किन के बारे में बता पाई थी। तो सबसे पहले ये समस्थानिकों के बारे में बता पाई थी, समस्थानिकों के बारे में, ठीक है। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाई थी, है ना। उन्होंने नहीं कहा था क्योंकि
मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पर थी, लेकिन ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो इन्होंने कहा था कि जिनके ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग हुई है, तो वो एक ही जगह से बिलोंग करेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, तो उनको उन्होंने समस्थानिक कहा था और इनके बारे में ये बता पाए थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज बता पाए थे, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो समस्थानों के बारे में बता पाए थे। दूसरी चीज जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी जो है उनके बारे में भी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो अच्छे से बता पाई थी, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी इनके बारे में नहीं बता पाई थी कि ये कहां पे हुई, किस प्रकार से हुई, लेकिन ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो बता पाई थी। और इन्होंने क्या किया था, ये रहती तो छठे और सातवें आवर्त में है, लेकिन इनको इन्होंने आवर्त सारणी से अलग निकाल के नीचे अलग से रख दिया, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। छठे आवर्त और सातवें आवर्त में 58 और ये सब लेके आगे हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में, तो जितने भी हैं इनको क्या है कि ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो इनको यहां से निकाल के छठे आवर्त से निकाल के, है ना, और अलग से रख दिया, जिनको हमने एफ ब्लॉक का नाम दिया था। तो इनके बारे में स्पष्ट स्थिति के बारे में बता पाए थे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के स्पष्ट उनकी स्थिति बता सकते हैं, भाई ये यहाँ पे होते हैं, जबकि मेंडलीव नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियों को दूर करती है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। भाई पूरा कोई नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, इसलिए इतनी चीजें बता देती, लेकिन साथ में कमी रह गई थी। सबसे पहली कमी जो रह गई थी वो थी कि ये हाइड्रोजन के स्थान के बारे में नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन के स्थान के बारे में नहीं बता पाए थे, है ना। ये भी फिक्स नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को किधर रखें, इधर रखें कि उधर रखें, तो इसलिए हाइड्रोजन को क्या कह दिया गया था, हाइड्रोजन को आवारा तत्व घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, आवारा तत्व है। भाई साहब इसका कोई फिक्स नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हम बोलते हैं ना बिना पेंदे का लोटा, इधर भी है उधर भी है ना। अपने दोस्तों में लड़ाई होती है, कभी उसके पास जाएगा तो उसकी बातें करेगा, इसके पास जाएगा तो इसकी बातें करेगा, तो अपन कहते हैं भाई तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है ना। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी है वो दोनों तरफ से था, तो इसीलिए इसको आवारा तत्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई थी। उसके बाद में ठीक है, यही है ना, हाइड्रोजन के बारे में ये इसकी कमी रहती, बाकी सारी चीजें तो अच्छे से बता दिया गया था। ओके, सो इसको फटाक से लिखिए, फिर उसके बाद में हम आधुनिक आवर्त सारणी को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट जो बढ़ने वाले हैं कि ये जो आवर्त सारणी है इसमें हमने देखा है कि इस आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया है, आवर्त वर्ग और आवर्त के रूप में, लेकिन इसमें 4 ब्लॉक हैं, 4 खंडों में इसको विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो वो चारों ब्लॉक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या विशेषता है, कोई सा भी तत्व यदि उस ब्लॉक से है तो उसको कैसे पहचानेंगे या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें हम उसके बाद में जानने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है, चलिए ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं। एस ब्लॉक सबसे पहले समझते हैं कि एस ब्लॉक क्या होता है, किन तत्वों को हम कहेंगे कि भाई ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कैसे पहचानिए कि भाई ये जो तत्व है वो एस ब्लॉक का है। तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में भरे जाते हैं वो तत्व उसी कक्षक का कहलाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं आपसे, अदरवाइज मत लेना इसको, सिंपल सी बात, जैसे मैं कहूं कि किसी का सरनेम है, जैसे कि मैं मेरा ही कहूं कि मेरा सरनेम है गुर्जर, तो मतलब मैं गुर्जर जाति से बिलोंग करता हूँ, एक गुर्जर कम्युनिटी है उससे बिलोंग करता हूँ। किसी का सरनेम है मीना, किसी का सरनेम है शर्मा, ठीक है, वर्मा नाम हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। तो हम जो सरनेम है उसके आधार पर हम क्या डिसाइड करते हैं, भाई हाँ ये उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है ना। या फिर जैसे हम बात करें कि राजस्थानी, ये भी क्या हो गया, अगर राजस्थानी ड्रेस पहन रखे मतलब एक राजस्थानी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। अगर कोई पंजाबी है, पगड़ी वगैरह पहन रखे, हम कहते हैं ये पंजाबी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो हम उसके क्या, उसकी विशेषता क्या है ना, तो उसके सरनेम क्या लग रहा है उसके आधार पर हम जानते हैं भाई ये यहाँ से आया है, राइट। तो वैसे ही कोई भी तत्व है जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय उस कक्षक अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षक में जा रहा है, वो कक्षक कौन सा है, एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है, एफ कक्षक है, जिस कक्षक है वही उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मतलब एस ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आता है। ऐसे कक्षक, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, उन तत्वों को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व जो है हम
कहते हैं। ठीक है, अब एस ब्लॉक में अधिकतम तत्व कितने आ सकते हैं, इसमें अधिकतम तत्व जो हैं वो 2 आ सकते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करते हैं, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से लेकर 2, NS1 to 2। ठीक है, जहां पे n का मान क्या है, n है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, n क्या है यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं 1 2 3 4 6 और 7 तक ही रहेगा ये, है ना, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो आवर्त की संख्या जो होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आवर्त जो होते हैं 1 2 3 4 5 7, वो एक्चुअल में क्या है, वो n ही है ना। अगर आपको यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था जब हमने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी थी तब, कि अगर कहीं पे लिख रहा है कि 3s2, ये आगे वाली संख्या जो होती है ये क्या होती है, हमारी n होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, या यूं कहें कि ये हमारे आवर्त को बताती है, किसको बताती है, आवर्त को बताती है। तो आगे वाली संख्या n भी है, मुख्य क्वांटम संख्या भी है, और ये हमारे आवर्त को भी बताती है। 3 का मतलब है कि ये तीसरे आवर्त में है। ठीक है, S2 मतलब S कक्षक में 2 होते हैं, NS1 और NS2, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, है ना, उसके बारे में वो बताती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जान लेते हैं, इसमें जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, तो वर्ग इसमें 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं इसमें, एक तो होता है फर्स्ट ए और दूसरा है सेकेंड ए। ठीक है, नाम क्या होता है, फर्स्ट ए का जो नाम होता है, फर्स्ट ए वर्ग जो है इसको हम कहते हैं क्षारीय धातुएं, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, और सेकेंड ए जो होता है इसको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्या कहते हैं इसको, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, इनको क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानिए, पहले यहाँ पे 2-3 चीज फटाक से लिख लीजिएगा। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं ये जानेंगे, और एक चीज और लिख लेना, इसमें कुल तत्व कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्व जो होते हैं वो 14 होते हैं, इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, 14 तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये एस ब्लॉक जो है वर्ग कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं उनके बारे में जानते हैं। ये चीज आप लिख लिया, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एस ब्लॉक को हम बना लेते हैं। सबसे ऊपर H, नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हमारा कौन सा आवर्त है, ये हमारा पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ठीक है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, 6 और 7। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें, तो BE ये हो गया। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको इनकी ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इसका नाम क्या है, ये भी रहेगा इसमें, है ना, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, है ना, एस की तरफ माना जाता है इसको, तो इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ए वर्ग, पहला वर्ग, और इसको हम कहते हैं सेकेंड ए। ठीक है, अब मैं आपको काफी सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इसकी ट्रिक याद रख लेते हैं। फर्स्ट ए की क्या ट्रिक है, याद कैसे करना है, फर्स्ट ए जो है वो याद कैसे करना है, तो इसकी ट्रिक होती है हली ना की रब से फरियाद। क्या ट्रिक हो जाएगी इसकी, ली ना की रब से फरियाद। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको, सबसे पहले हलीना की रब से फरियाद। H4 क्या बन जाएगा यहाँ पे, H4 है ली का Li, ना की रब CS और फरियाद। तो फर्स्ट ए की ट्रिक क्या बन जाएगी, आपको याद रखना है हलीना की रब से फरियाद। क्या रखना है, हलीना की रब से फरियाद, ये इस प्रकार से ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आवर्त जो है हमारा, दूसरा वर्ग जो है वो है
सेकंड ए की ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या ये भी हो सकता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, दोनों ही आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। भाई अगर पैसे नहीं है, बेटा बदमाश से परेशान है, तो बाप तो रोएगा ही है ना, कि पढ़ाई लिखाई तो कर रहा नहीं है, बाद में आजकल तो स्कूटर तो कोई नहीं मांगते, कोई बुलेट मांग रहा है, कोई केटीएम मांगता है, कोई कुछ मांग रहा है ना, हम जैसे डीलक्स मांगते हैं। ठीक है, ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, तो यहाँ पे अब इसका क्या बन जाएगा? बीई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप का बीई और फिर बीए, इनमें कंफ्यूज मत होना है ना, और रोए का आर है, रोए, इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं इसमें, इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, ये तो हो जाती है इसकी ट्रिक। एस ब्लॉक जो है उसमें फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। अच्छा, इनके नाम क्या क्या रहते हैं वो चीज मैं आपको और बता दूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या बहुत सारी चीजें आपको बताने में वही डर मुझे लग रहा है कि कोई चीज स्किप नहीं हो जाए मेरे दिमाग से। ठीक है, फर्स्ट ए जो है, फर्स्ट ए जो है इसका नाम क्या है, और सेकंड ए जो है इसका नाम क्या है, और उसका नाम क्यों पड़ा। तो फर्स्ट ए जो होता है इसको हम कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं इनको? क्षारीय धातुएं। ठीक है, हरी ना की तरफ से पर्याय जो है इनको हम कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं, और सेकंड ए जो होता है इनको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं हली ना की रब से पर्याय, ये सभी क्या करते हैं? ये जल के साथ घुलते हैं। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्षार बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्षारीय धातु कहते हैं। और सेकंड को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी इनके जो ऑक्साइड हैं, ये नहीं, इनके जो ऑक्साइड है BaO हो गया, MgO हो गया, CO हो गया, इनके जो ऑक्साइड हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड जो है वो क्षार बनाते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। किसका? क्षार तो ये बना रहे थे इसलिए क्षारीय धातु कह रहे हैं। ये भी क्षार बना रहे थे, इसको भी क्षार धातु कहेंगे। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहेंगे? वो इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके जो ऑक्साइड जो क्षार बना रहे हैं वो क्षार जो है वो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? मृदा के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए इनको सेकंड ए जो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इनको हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। देखो ये चीज तो हमें नॉर्मली भी पता चल जाएगा, इसको हम क्षार धातु कहते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं ये रीजन ध्यान रखना। रीजन है कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय धातु कहते हैं। और इनके ऑक्साइड जल के साथ मिलकर, या इनके ऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्षार बनाते हैं, और वो क्षार मृदा के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कुल तत्व इसमें 14 होते हैं, ये क्लियर हो गया। इसमें FR और RA जो है, ये वाले FR और RA ये वाले जो तत्व हैं ये कौन से हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ध्यान रखना कौन से तत्व हैं ये? रेडियो एक्टिव। अभी बताया था मैंने आपको रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, है ना। ये FA और FR और RA जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो गैस तत्व हैं, गैसीय तत्व हैं। हाइड्रोजन जो है वो गैसीय है, और हीलियम जो है वो भी इसी में आती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s1 1s2। और हमने क्या कहा था कि S ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरा जाएगा वो S कक्षक के तत्व कहलाएंगे। तो एक तरीके से देखें तो हीलियम भी S कक्षक में ही आएगी, और हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही वो क्या है? गैसीय तत्व हैं। ये लाइन भी लिख लो। कहां लिखोगे इसको? आप यहां लिख लो। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो कैसे हैं? गैसीय तत्व हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नीचे ये हुई क्या? फ्रेंकियम और ये जो है FR और RA ये हैं रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, CSFR जो है वो द्रव तत्व होते हैं, इस प्रकार से। तो ये चीज है बेटा S ब्लॉक के तत्व में ये कंप्लीट हो चुका है आपके, कि S ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो सारी चीजें हमें याद रखनी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS122 NS या तो NS1 होगा। अब अच्छा ये चीज भी लिख लीजिए ये होता है हमारा NS1, है ना, और ये होता है हमारा NS2। अब N क्या है यहाँ पे? आवर्त की संख्या। यदि इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो NS1 लिखूंगा, इसका लिखना है तो 2s1 लिखूंगा, इसका लिखना है तो 3s1 लिखूंगा, इसका 4s1 5s1 6s1। तो कल को अगर, अब देखो
तत्व को याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा, अगर कल को ये आ रहा है कि 6s1, तो आपको बिना तत्व याद किए आपको पहचान जाना है कि वो तत्व कौन सा है। कैसे पहचानोगे? 6 आ रहा है मतलब वो क्या है? आवर्त है। छठा आवर्त कौन सा है हमारा? 1 2 3 4 5 6 ये रहा। s1 मतलब वो s के पहले वर्ग में है। पहले वर्ग में कौन सा? ये वाला। तो मतलब वो तत्व कौन सा होगा? सीजेम होगा, cs होगा। खत्म बात। हमें इतने यहां तक तत्व याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो। जब पूरी आवर्त सारणी हो जाएगी, 4 ब्लॉक हो जाएंगे, तब मैं ये ट्रिक बताऊंगा। तब हम थोड़ी सी छानबीन करें, थोड़ी हड़कम मचाएंगे कि कोई सा भी तत्व ले लिया, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विन्यास ले लिया, उससे कैसे पहचानना है। क्योंकि वहां एग्जाम में क्या डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया होगा, सबसे लास्ट वाला दिया होगा, और कहेगा कि पहचानो ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो हम वहां पे लिखने नहीं बैठे इतनी सारी लाइन नहीं, लास्ट वाला तत्व पकड़ो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास पकड़ो। कौन सा है भाई? 6s1 है, मतलब ये छठा आवर्त। आगे किस्म की आवर्त होती है, s ब्लॉक है, और ऊपर जो है वो क्या होती है, उसमें वर्ग होता है, s1 या s2। p में जाएंगे उसी प्रकार से p में होता है p1 p2 p3 p4 p5 और p6। तो p5 है। अब जैसे अगर ये दे रखा है कि 3p5, कौन सा दे रखा है? अगर बोल दिया कि एक तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3p5, बताओ ये तत्व कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे? 3 मतलब तीसरा आवर्त, ये रहा तीसरा आवर्त। p मतलब p ब्लॉक में चले जाएंगे, अभी पढ़ेंगे उसको। और 5 मतलब पांचवा वर्ग है, तो पांचवा ऊपर से पांचवा, 1 2 3 4 5, तो यूं मिलाना। अपन बचपन में खेल खेलते थे ना कि इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, दोनों चीज क्रॉस मैच हो रही है, यहाँ क्रॉस मैच हो रही है, वो तत्व वो होगा। खत्म बात। तो हमें देखो आवर्त सारणी अगर हमें यूं पता है इन ट्रिकों से, बेटा मांगे कार्य उसको हरीना की तरफ से प्रयास, और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, इन ट्रिक से अगर हमें आवर्त सारणी याद हो गई तो हम किसी भी तत्व के बारे में जान सकते हैं, या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम उस तत्व के बारे में जान सकते हैं। और इन तत्व के बारे में अब क्वेश्चन यही आते हैं कि जैसे दे दिया कि 6s1 है, बताओ ये तत्व कौन सा है। या ये कोई सा तत्व दे दिया कि Rb तत्व दे दिया, और बोलेगा कि इसकी आवर्त और वर्ग बताओ कौन सा है, या अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो। तो ये देखो इसमें कौन सा है? 5 है, s ब्लॉक का है तो 5s1 का है तो 5s1 होगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, है ना। तो इस प्रकार से ये 3-4 ट्रिक हैं। किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकोगे बिना उसे याद किए, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसी भी तत्व के बारे में जान सकोगे। और इसी से हम चारों क्वांटम संख्याएं भी जान सकते हैं, हमने लास्ट में पढ़ाई था। चारों क्वांटम संख्या का मान आप निकाल सकोगे इसी से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें। तो आवर्त सारणी पूरी जो है आपको, अब मैं आपको ट्रिक में देने वाला हूँ। ये SPDF ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आवर्त सारणी से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे ट्रिक के द्वारा आपको यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में इसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा, क्लास लंबी हो रही है हमारी। S ब्लॉक समझ गए, सेम यही चीजें हमें P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में अप्लाई करनी है, और उसके बाद हमें परमाणु त्रिज्या के बारे में भी जानना है। तो आगे 2 पार्ट में ये हमारा आवर्त सारणी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, समझा, अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऐप के अंदर श्री गोविंदम क्लासेज जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे कि सर मुझे ये चीज टॉपिक समझ में नहीं आया। और इसके अलावा आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासें अच्छी लगती हैं, सबको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ में श्री गोविंदम क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और ऐप को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।